जी, नमस्कार नमस्कार सभी को एवं शुभ संध्या। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका आईएफपीएच द्वारा आयोजित हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 983वें विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हमारे होम्योपैथी के लिए बहुत ही विशेष दिवस है। आज के दिन ही 1973 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल बिल को अपनी सहमति दी थी और ये पार्लियामेंट में एक एक्ट बना था। सो इस विशेष दिवस पे हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट अतिथि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आज हमारे साथ दो अत्यंत विशिष्ट अतिथि हमारे साथ हैं और ये इस होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एक्ट पे अपना व्याख्यान देंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि में से पहले हैं डॉक्टर एसपी सिंह और डॉक्टर अरुण भासमे। इनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। डॉक्टर एसपी सिंह ने भारत सरकार में होम्योपैथी के सलाहकार के रूप में कार्य किया है। इन्होंने भारत सरकार के आयुष विभाग के केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के प्रभारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। इन्होंने विभिन्न होम्योपैथिक संगठनों संस्थानों में अध्यक्ष और विशेषज्ञ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। ये न्यायमूर्ति उषा मेहरा की अध्यक्षता वाले केंद्रीय होम्योपैथी परिषद जांच आयोग के सदस्य सचिव थे। ये केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के सदस्य हैं और ये सीसीआरएच आयुष विभाग के शासी निकाय के सदस्य सचिव थे और ये अभी वर्तमान में हैं भी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस फोरम में। हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण भासमे हैं। डॉक्टर अरुण भासमे महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक द्वारा डीएचबी बीए डीएचएमएस बीएचएमएस एमडी और पीएचडी के समकक्षता की है। डॉक्टर अरुण भासमे केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक की प्रबंधन परिषद के सदस्य हैं। ये महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक के सीनेट सदस्य हैं। इन्होंने शिक्षक और प्रशासन दोनों रूप में अपने होम्योपैथी में के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आप दोनों सदस्यों का इस फोरम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस विषय पे अपना व्याख्यान दें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें। आदरणीय संयोजक महोदय और डॉक्टर भासमे जी एवं प्रिय श्रोताओं एवं मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष दी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक एक्ट 1973 के विषय में दो शब्द कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज 52 वर्ष 52 ईयर्स पूरे हो रहे हैं इस एक्ट को, जो एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास हुई थी। अब उस वक्त से यह विधिवत रूप से पूरे भारत में इस कानून को लागू किया गया और एक होम्योपैथी को वैधानिक रूप दिया गया। इस कार्य में कुछ लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो शायद बहुत से लोग जानते होंगे। जब हमारे प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने तो उन्हें होम्योपैथी की चिकित्सा की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो शुरू से ही होम्योपैथिक चिकित्सा ले रहे थे जब बंगाल में वो स्टूडेंट थे। तो जब राष्ट्रपति बने तो उस वक्त हमारी होम्योपैथिक चिकित्सा प्रति नेशनलाइज नहीं हुआ था। इसका सरकार से विधि रूप से मान्यताएं उस वक्त नहीं थी। तो उनके इलाज में ये एक बहुत बड़ी बाधा पहुंच रही थी कि जो चिकित्सा प्रति रिकॉग्नाइज नहीं है, उस पद्धति से राष्ट्रपति जी का चिकित्सा कैसे किया जाए। तो ये समस्या बहुत उत्पन्न हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई, राष्ट्रपति बीमार नहीं है, ये तो राष्ट्रपति के पद पे जो आदमी है वो बीमार है।
तो ये इशू लेकर के काफी डिस्कशन हुई, और ये जो ऑब्जेक्ट हुआ, इसको होम्योपैथी में वैधता मिलने में सुविधा हुई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सुपुत्र थे मृत्युंजय प्रसाद, जो एमपी थे। उनको वो बहुत ही होम्योपैथी के लिए काम किया डॉक्टर केजी सक्सेना से मिलकर के। और उस वक्त जो काफी महत्वपूर्ण डॉक्टर थे, जैसे डॉक्टर केजी सक्सेना, डॉक्टर जुगल किशोर जी, डॉक्टर बीके सरकार, डॉक्टर दीवान हरिश्चंद, डॉक्टर जैन मजुमदार, डॉक्टर बीके सरकार, डॉक्टर कांजी लाल, डॉक्टर डीएन डे, डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता, डॉक्टर बीएन चक्रवर्ती, डॉक्टर भट्टाचार्य फ्रॉम पटना, डॉक्टर जेके मुखर्जी फ्रॉम मुजफ्फरपुर, डॉक्टर सीनियर धावले फ्रॉम मुंबई, डॉक्टर टीपी रस्तोगी, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा। और ये सब देख करके सरकार ने एक कमिटी, इंक्वायरी कमेटी संगठित की डॉक्टर मिसेज पूर्वी मुखर्जी के अंदर। और डॉक्टर पूर्वी मुखर्जी ने पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का सर्वे कराया कि होम्योपैथी की वर्तमान में क्या स्थिति है। बहुत से लोग इसमें विटनेस हुए, और अंत में विज्ञान भवन में इसका फाइनल इसका सुनवाई हुई। और उसके बाद इस पद्धति को मान्यता देने के लिए सभी जागरूकता दिखाए, और गवर्नमेंट भी उत्सुक हुई। अब इस बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। भारत में होम्योपैथी की शुरुआत लगभग 1839 में हुई, जब डॉक्टर जॉन मार्टिन होनीबर्गर, जो डॉक्टर सैमुअल हेनमैन के शिष्य थे, को महाराजा रंजीत सिंह के इलाज के लिए बुलाया गया। होनीबर्गर की सफलता विशेष रूप से हैजा, कॉलेरा जैसी महामारियों के इलाज में इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने में सहायक रही। यह प्रणाली बंगाल में तेजी से फली फूली, और 1881 में कोलकाता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना जैसी संस्थाओं ने इसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अंततः 1973 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना के साथ इसे भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, शामिल होने के बाद इसकी विधिवत रूप से उद्घाटन डॉक्टर कर्ण सिंह, जो उस वक्त के कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम, जो आईटीओ दिल्ली में है, वहां पे विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया गया है। और पहला नॉमिनेटेड काउंसिल बनी, जिसका फर्स्ट चेयरमैन प्रोफेसर ए.के. किस्कू, जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे, और डॉक्टर जुगल किशोर जी वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। इसके साथ उनका काउंसिल का जो विधिवत कमिटियां बनती है, वह कमिटियां वगैरह बनी, और उसके बाद से काउंसिल का सुचारू रूप से काम चलने लगा। इस विषय में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा कि पहला होम्योपैथिक कॉलेज 1881 में स्थापित हुआ, जिसने इस पद्धति को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्ट 1973 के पहले बहुत से स्टेट्स में स्टेट काउंसिल, स्टेट बोर्ड काम कर रहे थे, लेकिन वो लोकल स्टेटस थी उनका, स्टेट की स्टेटस थी। ऐसा नहीं था कि होम्योपैथी यहाँ पे प्रचलित नहीं थी, लेकिन विधिवत रूप से 73 से यह शुरू हुआ। 1973 के पहले की थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। कई दशकों तक भारत में होम्योपैथी का अभ्यास एक संकेतित नियामक संस्थान और संरचना के बिना चल रहा था, जिससे प्रशिक्षण में असंगतियां और व्यापक रूप से अवैध उपचार यानी क्वेकरी फैल रही थी। 1937 में ही लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें सरकार को होम्योपैथिक उपचार प्रणाली को मान्यता देने के लिए कहा गया। इसने औपचारिक नियम की प्रारंभिक कोशिशों को प्रेरित किया।
जो मैं पहले बता चुका हूं कि इन महानुभावों के द्वारा प्रयास कैसे हुआ था। 1943 में बंगाल प्रांत का स्टेट फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी की स्थापना हुई। 1952 से यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा कई एडवाइजरी कमेटी बनाई गई ताकि होम्योपैथी की औपचारिक मान्यता और नियंत्रण पर विचार किया जा सके। इन समितियों के अंततः सेंट्रल काउंसिल के गठन की सिफारिश की, जो 1973 से लागू हुआ। इस अधिनियम ने एक मजबूत नियामक ढांचा स्थापित किया, जिसने भारत में होम्योपैथी के शासन को मौलिक रूप से बदल दिया। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना अधिनियम ने सीसीएच को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया, जो पेशे को नियंत्रित करने का जिम्मेदार उत्तम शैक्षणिक मानक तब तय करता था, जिसमें पाठ्यक्रम, परीक्षा और सुविधाएं शामिल थी। यह कॉलेजों और पाठ्यक्रमों के निरीक्षण का प्रावधान भी करता था। मान्यता प्राप्त योग्यताएं अधिनियम में भारत के संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई होम्योपैथिक योग्यताओं की सूची शामिल थी और विदेशी योग्यताओं की मान्यता को पारस्परिक समझौते के आधार पर स्वीकार करने का प्रावधान दिया। सेंट्रल रजिस्टर का निर्माण, सीसीएच को सेंट्रल रजिस्टर बनाने का प्रोविजन करना पड़ा, और जिससे जो चिकित्सकों की रजिस्ट्रेशन हो सके और प्रैक्टिस कर सके। इसके साथ साथ आचार संहिता चिकित्सकों के नैतिकता और पेशेवर आचार संहिता निर्धारित करने का अधिकार था। इसमें पेशेवर कदाचार के लिए दंड का प्रावधान भी था। अपग्रेडेशन ऑफ कोर्स फ्रॉम डिप्लोमा टू बीएचएमएस, एमडी, पीएचडी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पहला जो पीरियड था, डॉक्टर जुगल किशोर जी के नॉमिनेटेड उस वक्त काउंसिल थी। उसके बाद काफी वर्षों के बाद इलेक्टेड काउंसिल बनी, जिसमें पहले प्रेसिडेंट इलेक्टेड में डॉक्टर एसपीएस बख्शी साहब चेयरमैन बने प्रेसिडेंट, डॉक्टर रामजी सिंह पटना के उसके वाइस प्रेसिडेंट बने, डॉक्टर भस्मे वगैरह एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे काफी लोगों ने, और एक पूरी काउंसिल की निर्वाचित लोगों का संगठन हुआ। 3 तरह के मेंबर्स उसमें थे। एक तो इलेक्टेड थे स्टेट से, और दूसरे थे यूनिवर्सिटी फैकल्टी से, और तीसरे भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे। ये 3 तरह के मेंबर्स की वो कमेटी थी इस काउंसिल की। इस काउंसिल ने जो काम किया वो तो जो विधिवत एक्ट के अंदर था वो चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ा काम जो हुआ कि इस काउंसिल ने कोर्स को अपग्रेड किया। पहले डिप्लोमा लेवल तक ही पढ़ाई होती थी, कहीं 3 वर्ष का डीएमएस था, कहीं 4 साल का डीएमएस कलकत्ता में 4 साल का डीएमएस था। तो हर स्टेट का कुछ न कुछ अलग तरह के डिप्लोमा डिग्री का कोर्स अपना होता था। तो डिप्लोमा से अपग्रेडेशन करके बीएचएमएस ग्रेडेड कोर्स और डायरेक्ट डिग्री कोर्स शुरू हुआ। ये इस काउंसिल का इलेक्टेड काउंसिल का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। बाद में चल करके 5-6 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का भी प्रावधान किया गया, और अब तो पीएचडी की भी फैसिलिटीज काफी समय से चल रही है। अब काफी समय के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस काउंसिल को और भी उच्च स्तर का बनाया जाए, ताकि ज्यादा जिम्मेवारी लेकर के आगे की और कार्य प्रणाली को सुदृढ़ कर सके। तो एक 2020 में अधिनियम की एक घोषणा हुई, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सरकार ने इस पर क्यों एक्शन लिया। चुनौतियों को कुछ ऐसे बात थी कि कुछ से क्राइसिस आ गई थी, तो उन चुनौतियों को दूर करने और नियामक प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक एक्ट 2020 पेश किया और इसे पारित किया। इस नए कानून में 1973 अधिनियम को 5 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से रद्द कर दिया।
नए अधिनियम के तहत नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एनसीएच की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार, होम्योपैथी में शिक्षा और अभ्यास को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना और नियंत्रित करना। होम्योपैथी राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग एनसीएच का गठन संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग अधिनियम 2020 के तहत किया गया, जो 5 जुलाई 2021 को राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 5 जुलाई 21 द्वारा लागू हुआ। इस अधिनियम के लागू होने के बाद होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 की धारा 3 के अंतर्गत गठित केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के स्थान पर गठित गवर्नर्स का बोर्ड तैयार किया गया। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है जो गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा सबों तक पहुंच सके और इसमें सुधार हो सके। देश के सभी भागों में होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करे, जो समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा दे, जो सामुदायिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करे और सभी नागरिकों के लिए ऐसे चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाए, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्रोत्साहित कर सके, जो ऐसे चिकित्सा पेशेवरों को अपने कार्य में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रेरित करे, जो चिकित्सा संस्थानों का वस्तुनिष्ठ, आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित करे और भारत के लिए एक होम्योपैथिक मेडिकल रजिस्टर के रख रखाव का सुगम रास्ता बनाए तथा चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों लागू करे, जो बदलती आवश्यकताओं के अनुसार लचीला हो और जिसमें एक प्रभावशाली शिकायत निवारण तंत्र हो तथा उससे संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य मामलों को भी समाहित करे। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो नए एक्ट बने हैं, दी नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक एक्ट 2020 उसमें चैप्टर फर्स्ट जो है यह 8 चैप्टर में बना हुआ है, लगभग 25 पेज का यह एक्ट है। पहला है प्रिलिमिनरी जैसा आप सभी जानते हैं, वो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020. It extends to the whole of India. It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 में है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें मैं थोड़ा सा अंग्रेजी गजट जो है नोटिफिकेशन उसको एज इट इज पढ़ देता हूँ। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट ए कमीशन टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी टू एक्सरसाइज द पावर्स conferred upon and to perform the function assigned to it under this act. The commission shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power subject to the provision of this act to require, hold and dispose of the property both movable and immovable, and to contract and shall by the said name use to or suit. ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी उसकी प्रोविजन है। The commission shall consist of a chairperson and 7 ex officio members and 19 part-time members. अब चैप्टर 3 के अंदर प्रोविजन है एडवाइजरी काउंसिल फॉर होम्योपैथी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ एडवाइजरी काउंसिल फॉर होम्योपैथी। अब इसके लिए है दी सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट एन एडवाइजरी बॉडी to be known as the Advisory Council of Homeopathy. The council shall consist of a chairperson and the following members, namely, the chairperson of the commission shall be the ex officio chairperson of the council, be every member of the
commission shall be ex officio members of the council, one member to replace each represent from each state, who is the vice chancellor of a university in that state, possessing qualification in homeopathy, to be nominated by that state government, and one member to represent each university union territory, who is the vice chancellor of a university in that union territory, possessing qualification in homeopathy, to be nominated by the Ministry of Home Affairs in the Government of India. दूसरा प्रोविजन very important provision है, provided that where the vice chancellor possessing qualification in homeopathy is not available, then a dean or head of faculty possessing qualification in homeopathy shall be nominated. Other one member to represent each state and each union territory from amongst elected members of the state homeopathic council, state council चलेंगे, to be nominated by that state medical council. Third, next is the chairman, University Grant Commission, the director, National Assessment and Accreditation Council, and 4 members to be nominated by the central government from amongst persons holding the post of director in the Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management, and the Indian Institute of Science. The term of non-official, non-ex officio members in the council shall be for 4 years. मैं समझता हूँ कि I have 5 minutes more. And then next chapter is 4. It contains about national eligibility cum entrance test. दूसरा है national exit test. And chapter 5 is autonomous board. The central government shall by notification constitute the following autonomous boards under the overall supervision of the commission to perform the functions assigned to such board under this act, namely there are 3 boards: the homeopathy education board, the medical assessment and rating board for homeopathy, and third is the board of ethics and registration of homeopathy. Next is composition of autonomous board के अलावा the composition of the autonomous board shall be as under, namely the homeopathy education board shall consist of a president and 4 members from the discipline of homeopathy. The medical assessment and rating board for homeopathy shall consist of a president from the discipline of homeopathy and 2 members, out of whom 1 member shall be from the discipline of homeopathy and the other member shall be an accredited expert. Next is the board of ethics and registration for homeopathy shall consist of a president from the discipline of homeopathy and 2 members, out of whom 1 member shall be from the discipline of homeopathy and the other member shall be a person who has demonstrated public records of work on medical ethics or chosen from any of the discipline of quality assurance, public health, law, and patient advisory. The president and members of the autonomous board to be chosen under the subsection 1 shall be a person of the outstanding ability, proven administrative capacity, and integrity, possessing postgraduate degree in respective discipline from a recognized university, and having experience of not less than 15 years in respective field, out of which at least 7 shall be as a leader in their expert. Chapter 6 constitute recognition of qualification granted by university or medical institution. It comes under chapter 6. And 7th is grant, audit, and account. It is administrative matter. I do not like to say more. Last is the miscellaneous. That power of central government to give direction to commission and autonomous body, power of central government to give direction to a state government, information to be furnished by commission and publication thereof. So this is the present position of the new our council. अगर अब हम पूरे वर्ल्ड की सिनेरियो देखें तो इंडिया, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सरकार सबसे ज्यादा
आयुष सिस्टम स्पेशली होम्योपैथी के लिए हर तरह की मदद, खास करके फाइनेंशियल, इतना पैसा कहीं भी किसी भी कंट्री में इस सिस्टम के लिए उपलब्ध नहीं है। अब हम लोगों को चाहिए काउंसिल के थ्रू हो, यूनिवर्सिटी के थ्रू हो, या जो भी और ऑर्गेनाइजेशन है, इस पैथी को काफी ऊंचे दर्जे तक ले जाएं, ताकि सरकार का प्रोत्साहन बराबर मिलती रहे और लोगों में ये जागृति आए कि होम्योपैथी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट घोषित करे। इस सिस्टम के विषय में ये क्या नाम है, डॉक्टर राधा कृष्णन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर ये क्या नाम है इनका, महात्मा गांधी जी का बहुत अच्छा होम्योपैथी के बारे में दो शब्द कहा गया है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसका काफी सिफारिश किया था, और विवेकानंद ने तो कहा था कि वह पेशेंट बहुत भाग्यशाली होगा जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी को करे। दोस्तों, मित्रों, होम्योपैथी का जहां तक मुझे अनुभव है और इससे ताल्लुकात रखता हूँ, काफी प्रोग्रेस किया है लगभग ये 52 वर्षों में, और उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से होम्योपैथी के जो हमारे पैट्रोनाइजर हैं, पूरे जो भी संस्थाएं हैं, ये सारी मिलके हम अगर काम करें तो एक दिन ऐसा होगा कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में घोषित हो सकती है। कीपिंग इन व्यू कि यह इकोनॉमिकल भी है, इजिली अवेलेबल है, बच्चे जो है विदाउट एनी टीयर्स एंड फियर्स एक्सेप्ट करते हैं, और फीमेल के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है दवा है, क्योंकि मेल तो तरह तरह के चीजें खाते पीते रहते हैं जो कभी कभी दवाओं को एंटीडोट करने की संभावना रहती है। तो इन संभावनाओं को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैंने अपना समय पूरा कर लिया। दूसरे वक्ता के लिए समय देना चाहता हूँ। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके मैं भाषणी साहब का बहुत आभारी हूँ। इन्हीं की पैरवी से मुझे आज एक दो शब्द कहने का मौका मिला है। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर साहनी बोल रहा हूँ सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही डिटेल्स में बताया है इस सेंट्रल काउंसिल एक्ट के विषय में। और चूंकि हम लोग तलाश कर रहे थे कि इसके विषय में बहुत ही डिटेल्स में कौन बता सकते हैं, तो मैंने डॉक्टर भास्कर साहब से पूछा, तो उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया। तो मुझे और फिर उनके कहने पर मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने इस फोरम पर आए, तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी आप इसी फोरम में रहिएगा अभी थोड़ी देरी, उसके बाद में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस अगर होगा तो बात करेंगे। तब तक डॉक्टर भास्कर साहब अपना वक्तव्य पूरा कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भास्कर साहब, हाँ प्लीज, आप या नमस्ते सर। इंटरनेशनल फोरम और होम्योपैथी के माध्यम से जो वेबिनार की सीरीज चल रही है, 800 के ऊपर शायद अभी आज का वेबिनार है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज की तारीख में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट जो है ये लोकसभा में पारित हुआ 52 साल पहले, और इसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारत सरकार के होम्योपैथी के सलाहकार, पूर्व सलाहकार डॉक्टर एसपी सिंह जी है, डॉक्टर एम के साहनी सर जो इसके संचालन करते हैं इस वेबिनार सीरीज का। मैं आप दोनों को नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी यहाँ बोलने का मौका आप लोगों ने दिया। एक्चुअली डॉक्टर एसपी सिंह साहब मिनिस्ट्री में काफ़ी दिन से जुड़े हैं। मैंने उनको 1991 से मैं देखते आ रहा हूँ। जब मैं सेंट्रल काउंसिल में एंट्री किया एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल, तो तब से मैं एसपी सिंह साहब को जानता हूँ, और इनको जितना नॉलेज होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट के बारे में है, मैं अब सामने है तो बोल रहा हूँ, तो ऐसा कोई बुरा मत मानना कि प्रशंसा कर रहा हूँ तो कोई गलत नहीं है। इनके जैसा नॉलेज किसी को भी नहीं है अभी पूरे इंडिया में। सेंट्रल काउंसिल एक्ट है, होम्योपैथी के संदर्भ में जो भी
संस्थाएं बनी भारत सरकार के माध्यम से। तो सर ने काफी सेंट्रल काउंसिल के बारे में बताया यहाँ। जो बातें रह गई वो मैं अभी बोल दूंगा, ज्यादा वक्त न लेते हुए। क्योंकि जब सेंट्रल काउंसिल बनी, इसकी मेन ढांचा था कि यूनिवर्सिटी से एक मेंबर आए, जहाँ होम्योपैथी शिक्षा दी जाती है वहां से मेंबर आता था। देन हर स्टेट से 10,000 प्रैक्टिशनर से एक ऐसा करके मेंबर एक इलेक्टेड होकर के आते थे। और ये दोनों का इलेक्शन में जितना होगा उसका 40% गवर्नमेंट इंडिया नॉमिनेट करती थी, यानी 60% जो रिप्रेजेंटेशन था वो लोकशाही माध्यम से था। मैं यह बोलना चाहता हूँ। और जब एक काउंसिल बनी पहली, जैसे किसको प्रोफेसर, किसको चेयरमैन बने, प्रेसिडेंट जुगल किशोर जी बने, फिर उसके बाद डॉक्टर जुगल किशोर प्रेसिडेंट बने, दीवान हरिचंद उपाध्यक्ष बने काउंसिल के। जब ये काउंसिल स्थापन होने के बाद, जैसा कि सर ने कहा कि हर स्टेट में अलग अलग एक्ट थे और वो स्टेट के हद तक ही वो काम करते थे, और हर स्टेट में अलग अलग पद्धति का शिक्षण देने की, कोई 3 साल का कोर्स है, कोई 2 साल का है, कोई 6 महीने का है, कोई 1 साल का है। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम, जब शंकरानंद हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 1982 में एक अक्टूबर में विज्ञान भवन में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस लिया था। और उसमें सब काउंसिल के मेंबर थे, होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मैनेजमेंट थे, स्टेट बोर्ड काउंसिल के चेयरमैन थे, रजिस्ट्रार थे, डायरेक्टर थे स्टेट के, उनको सबको बुलाया था। और वहां उन्होंने 4 रेगुलेशन पास किए थे, मुझे याद है, मैं भी अटेंड किया था वो मीटिंग। तो वो इसीलिए किया था कि पूरे देश में एक ही पद्धति की शिक्षण प्रणाली हो। उसमें बीएचएमएस ग्रेडेड कोर्स बनाया, पहले पहले तो डीएचएमएस बनाया 3.5 साल का। फिर एक दूसरा सिलेबस लाया बीएचएमएस ग्रेडेड का, जिन्होंने जो डीएचएमएस किए थे पुराने, जो 4 साल का जिन्होंने डीएचएमएस किया, उसको अपग्रेड करने के लिए उन्होंने बीएचएमएस ग्रेडेड कोर्स बनाया। उसके बाद जब कॉलेजेस में एक डायरेक्ट डिग्री कोर्स आफ्टर 12 साइंस के बाद 4.5 + 1 ईयर इंटर्नशिप, ऐसा एक कोर्स बनाया बीएचएमएस का। और एक इस सब कोर्स को चलाने के लिए जो मिनिमम जो क्राइटेरिया रहेगा कॉलेज का, ब्लैंड कितनी रहेंगी, स्टाफ कितना रहेगा, हॉस्पिटल कैसा रहेगा, बाकी क्या फैसिलिटी देना पड़ेगा, इसके बारे में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन, एमएसआर, उस टाइम एम बोलते थे उसको। तो वो भी पास, उस ऐसे रेगुलेशन उस टाइम पास किए गए। और उसके साथ साथ मेडिकल इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स, बाकी जनरल रेगुलेशन, काउंसिल चलाने के ऐसे रेगुलेशन पास किए गए। और जब पहली बार काउंसिल जैसे इलेक्टेड, आपने कहा कि डॉक्टर बख्शी प्रेसिडेंट बने, उस टाइम डॉक्टर अगस्टिन वाइस प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद जब 5 साल के बाद पुराना दोबारा इलेक्शन हुआ, 5 साल के बाद नहीं, काफी दिन वो चलते रहे, फिर इलेक्शन हुआ, उसमें डॉक्टर बख्शी, डॉक्टर रामजी सिंह वाइस प्रेसिडेंट बने। और आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे भी थोड़ा चांस मिला एग्जीक्यूटिव मेंबर। उसके बाद 2009 में मैं भी डॉक्टर रामजी सिंह प्रेसिडेंट बने, मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, और 2018 तक मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। और डॉक्टर एसपी सिंह साहब तो शुरू से ही काउंसिल में रहे, वो उन्होंने सीआरएस में काम किया, काउंसिल में भी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में, और कोई रेगुलेशन पीजी एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने काफी योगदान दिया है। और आज जो फल दिख रहे हैं होम्योपैथी के, जो 2020 में जो नया एक्ट आया एनसीएस का, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, ये जो अभी दिख रहा है, ये फल आए हुए हैं, ये फल ये सीसीएस की वजह से आए हैं ये। और ये इसके लिए जो काफी लोगों ने, जिन्हें आपने नाम लिया, लोगों ने इसका योगदान रहा। डॉक्टर अनिल भाटिया मेन उसमें एक, जिन्होंने ये सिलेबस वगैरह बनाने का काम किया था, वो नहीं है। डॉक्टर केपी मुजुमदार थे महाराष्ट्र के, बीएन चक्रवर्ती थे, डॉक्टर महेंद्र सिंह कलकत्ता के, आज उनकी भी याद आ रही है, डॉक्टर रस्तोगी सर,
इनका भी बहुत बड़ा योगदान आया। फिर बाद में उसको वो रेगुलेशन को वो अमेंड करते रहे, जैसा जैसा उसमें दिक्कतें आती थी वो दिक्कतें निकालने की कोशिश काउंसिल ने किया। और वैसे भी कोई शास्त्र को आगे बढ़ाने के लिए 3 बातें जरूरी है। एक तो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का काम किया, क्वांटिटी बढ़ाया। क्वांटिटी के बाद कंसोलिडेशन की बात करें। कंसोलिडेशन बोले तो वहाँ कॉलेज खोले तो सही, लेकिन वहाँ कोई सुविधा उत्पन्न करने के लिए कोशिश किया। और उसके बाद एक्सेलेंस लाने का कोशिश किया। क्वांटिटी, कंसोलिडेशन एंड एक्सेलेंस, ये 3 चीजों पर हमारे सेंट्रल काउंसिल में ध्यान दिया। और काफी डॉक्टर रामजी सिंह, डॉक्टर एसपी बख्शी और आप सब, एसपी सिंह सर और साहनी सर भी एक कमेटी के चेयरमैन रहे, एजुकेशन कमेटी के। अपने डॉक्टर मनचंदा भी थे हमारे साथ, डॉक्टर श्री चतुर्भुज नायक जी, इनका भी काफी योगदान रहा। उन्होंने भी वो अमेंडमेंट करने के लिए काफी मदद की। और जब 2020 में जो नया ये आया कानून, ये कानून और सीसीएस का कानून में एक दो मेन फर्क मेरे को दिख रहा है कि पहला जो था सीसीएस में जो तो लोकशाही माध्यम से काम होता था। अब क्या हो रहा कि ये जो अपॉइंटमेंट्स है गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है। ये सब कमिटी है, सब है, ये सब है, रहती है वो, लेकिन वो डायरेक्शन गवर्नमेंट का ही रहता है कि किसको प्रेसिडेंट बनना है, किसको चेयरमैन बनाना है। तो वो उनके प्रभाव में रहते हैं। हमको ऐसा लगा 4-5 साल में कि ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रभाव में रहते हैं, काम करते हैं। तो ठीक है, इसके माध्यम से काफी कॉलेज में सुविधा तो हुई है, क्योंकि सेंट्रल काउंसिल ने काफी पहले ही कुछ बना के रखा था। और अच्छी बात है, अभी गवर्नमेंट ने नए कोई सब्जेक्ट लाने का कोशिश की एमडी के, तो काफी उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। और जैसा कि एसपी सिंह साहब ने कहा कि जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब होम्योपैथी ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ऐसा ही होना चाहिए कि होम्योपैथी अभी जो पूरे दुनिया में सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। और मैं सर को फोन किया था 7:30 बजे के पहले, सर मैं 4-5 दिन से, कहीं 8-15 दिन से बीमार हूँ, अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस है और काफी तकलीफ होती है बात करने में भी, चलने में भी। तो सर से माफी मांगी थी, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा लेकिन इस माध्यम से आप लोगों सबको मिलने का अवसर मिला। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छा किया। आपने तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप भी एस्थमेटिक हैं और मैं भी खांसी से पीड़ित हूँ, लेकिन हम लोग इसमें, चूंकि आपका होम्योपैथी से इतना अच्छा लगाव है, मैं शुरू से आपके साथ देखा हूँ, आपके साथ डॉक्टर एसपी सिंह सर के साथ जो मैंने काम किया, तो मुझे लगता है कि आप लोग जैसे पिलर्स जो हैं सो होम्योपैथी के, जो प्रेजेंट मॉडर्न होम्योपैथी के पिलर्स कहलाएंगे और हैं अभी। और ये जो है अनुभव का जो है देन, और आपने बहुत अच्छा बताया, ये एक जो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ एजुकेशन का, जो एक बेस लाइन जो क्रिएट हुआ, उसमें सबसे बड़ा रोल आपको सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी था। और इसी के आधारभूत रचना पर के आधार पर ही डॉक्टर ये अभी एनसीएच जो है सो एस्टेब्लिश्ड हुआ है। हाँ, ये तो परंपरा है कि हमेशा आगे की ओर विकास होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और बढ़ना भी चाहिए। परिवर्तन के साथ में, समय के साथ में, नए टेक्नोलॉजी के साथ में, नए रिसर्चेज के साथ में विकास होना चाहिए। और इस दिशा में होम्योपैथी आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का मैं और भी ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों के अंदर में एक होम्योपैथिक मानसिकता जो है चिकित्सकों में, जो जैसे पहले हम लोग के ज़माने के जो चिकित्सक होते थे, वह क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस और वो अपना प्रैक्टिकल केस रिकॉर्डिंग और क्लिनिक में ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन अब जो वर्तमान में जो चिकित्सक आ रहे हैं, उनके सामने में बहुत सारा नौकरी का रास्ता खुल गया। तो जहाँ नौकरी का रास्ता खुल गया, वहाँ पर लोगों के अंदर में कितना कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस में है, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है और इस पर डिस्कस, मैं इसके ऊपर में
डॉक्टर एसपी सिंह साहब से पहले कहूंगा, उसके बाद में डॉक्टर भाचमे साहब को भी कहूंगा कि अपने विचार को रखें। डॉक्टर एसपी सिंह सर। देखिए, मैं तो मानता हूं कि अगर किसी को फल की इच्छा है तो उस वृक्ष की जड़ को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जड़ होगी तभी पौधा होगा, तभी फल होगा, फूल होगा। सीसीएच की जो कंट्रीब्यूशन है उसका अपना एक हिस्ट्री है, उसने अपना एक प्लेटफॉर्म दिया है, और इतना आज जो बढ़ा है होम्योपैथी, उसका मूल कारण सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी ही है। आप ऐसा समझ लीजिए, सीसीएच जो पुरानी हमारी काउंसिल थी, उसका ये मॉडिफाइड रूप है, वो खत्म नहीं हुई है। वो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जैसे हिमालय से गंगा निकल करके लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो मिलने का मतलब यह है कि वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं किया है, और समुद्र में मिलकर के और बहुत बड़ा एक स्कोप बनाया है। होम्योपैथी का भी यही है, हमारे जो पुराने सेंट्रल काउंसिल था वो मॉडिफाई होकर के नया बना है, और जो फाउंडेशन उसने दे रखा है उसी के ऊपर काम हो रहा है। केवल उसका एक तरह से समझिए कि थोड़ा सा एक्ट के हिसाब से रूपांतर हो गया है। अदरवाइज आप हम जुगल किशोर जी का, दीवान हसन जी का, डॉक्टर बख्शी जी का, डॉक्टर रामजी सिंह का, इन लोगों का जो किया हुआ काम है उसको भुला नहीं सकते। वही है, आज देखिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि पूरे हिंदुस्तान में होम्योपैथी थी तो कहीं 2 साल का कोर्स था, कहीं 3 साल का था, इस तरह से तितर बितर था, और हमेशा डिप्लोमा 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 सुनते सुनते कान भरा हो गया था। उसको प्रमोट करने में हमारे जो काउंसिल खास करके बख्शी साहब के बाद से जो बनी है, उसका ही ये फल है कि आपका डायरेक्ट बीएचएमएस बना, ग्रेडेड बीएचएस बना, पोस्ट ग्रेजुएशन का ख्याल उसी के बाद से हुआ है, और अब तो पीएचडी वगैरह का भी प्रोविजन उस वक्त से ही शुरू हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि हम इतिहास को भूल जाए, बिना इतिहास का भूगोल डेवलप नहीं हो सकता। मुझे काफी एक गर्व महसूस होता है कि उस वक्त जो हम लोग मिलते थे, लगता था कि पूरी इंडिया का एक छोटा सा रूप वहां पे आ गया है। हर स्टेट से रिप्रेजेंटेशन था, हर स्टेट की क्या हो रही है उसकी जानकारी मिलती थी। वो तो अभी नहीं मिल पा रहा है, ये तो मानने की बात है, हालत बदल गए। फिर भी ये होम्योपैथी किसी एक का तो है नहीं, हम सबों का है। इसकी देख रेख और क्या हो रही है इसकी जागरूकता रखनी है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें हर तरह का प्रयास करना है, किसी भी लेवल से, चाहे एसोसिएशन लेवल से हो, या इंडिविजुअल लेवल से हो, या राजनीतिक रूप से हो। सर इस पर जो है, और आपने पूछा एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बहुत कम से कम पोस्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट जब तक अपने दायरा नहीं बढ़ाए तब तक नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की समस्या बनी रहेगी। अब ये दायित्व बनता है स्टेट के जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर के इसकी होम्योपैथी की उपयोगिता, ये इकोनॉमिकल है, इजिली अवेलेबल है, विदाउट साइड इफेक्ट है, इन सारी बातों की जागृति देकर के इसको बढ़ावा देना है, और इसको करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, हम आप सभी मिलके ही करेंगे। आज बंद हो गया क्या? बहुत अच्छा आपने बताया सर। हाँ कि बहुत अच्छा आपने इस पर अपना बताया कि ये डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है सो, और सरकार के ऊपर में हम लोगों को भी दबाव बनाना पड़ेगा। मैं बिहार के संदर्भ में कहना चाहूँगा, बिहार में अभी पिछले 2 बार से पिछला एक वैकेंसी निकला जिसमें कि करीब करीब 700 के आसपास होम्योपैथिक चिकित्सक बहाली हुए, और अभी हाल में ही कल या परसों, शायद परसों 2-3 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नियुक्ति पत्र डिस्ट्रीब्यूट किया था जिसमें कि 1100 आयुष प्रैक्टिशनर, जिसके अंदर में 600 के आसपास होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को नियुक्ति दिया गया। तो ये बहाली का प्रक्रिया तो यहाँ पर बहुत तेजी से हो गया है बिहार में,
उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है, बंगाल में भी है। अच्छा, लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र में। मैं भासमे साहब से कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में सर अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया इतना धीमा क्यों है सर? आप वहां से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पर जानकारी होगी इसके। काफी काफी सर हमने प्रयास किया। क्या है कि यहाँ एलोपैथी की लॉबी बहुत ये है, हावी है यहाँ गवर्नमेंट में, और वो होम्योपैथी को आगे ही नहीं बढ़ने दे रही है। इसीलिए तो मैंने ओपी फार्माकोलॉजी का कोर्स के बारे में, आपको सबको पता है, उसमें काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है। लेकिन ये गवर्नमेंट के बाद काफी हमने प्रयास किया, अभी भी चालू है। हम एक बात भूल गए सर, डॉक्टर गिरिंदर पाल जी को। यस सर। उनका हाँ बहुत हाँ बड़ा जी, योगदान बराबर। पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ एजुकेशन में उन्होंने वहाँ, जी हाँ जी हाँ उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी भी इसके होम्योपैथी के नाम पे खोली। उनका भी जी हाँ बहुत जी हाँ जी योगदान इस पैथी को आगे बढ़ाने के लिए रहा है। जी उनकी जी बहुत जी। याद कर रहा हूँ मैं उनको भी। मैं मैं सब हमारे हाँ, श्रद्धांजलि द्वारा। जी जी जी। नहीं, ऐसा है, ये एक बहुत विशाल काय है, सबको बताना एक बार में बड़ा हाँ मुश्किल है। मैं एक वाक्य बताता हूँ। डॉक्टर हाँ बीके बोस, उनके हाँ चेले पूरे इंडिया में टीचर हैं हाँ या थे, हाँ ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट काउंसिल में उनका जो क्वालिफिकेशन था शेड्यूल 3 में नहीं इंक्लूड हुआ, जबकि सारे उनके चेले ही काउंसिल एक्ट बनाने वाले थे, है ना। हाँ हाँ उनका हाँ बीके बोस का क्वालिफिकेशन ऐड नहीं किया, जबकि सारे उनके चेले ही थे जो बनाने हाँ वाले। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ। आप अभी भी इलाहाबाद जाएं और आनंद भवन में देखें तो मोतीलाल जी एक छोटा सा 40 दवाओं का डब्बा और एक मटेरिया मेट का उनके पास, मतलब बीके बोस को प्रश्रय देने वाले मोतीलाल जी ही थे। और मोतीलाल खुद होम्योपैथी के बहुत बड़े प्रेमी है। और दिल्ली का जो नेहरू मेडिकल कॉलेज है, नेहरू होम्योपैथी कॉलेज है, वो एक्चुअली मोतीलाल जी के नाम से है। कोई इसको हाईलाइट नहीं किया। बहुत से अच्छा। ऐसे लोग हैं जिसको आप करना चाहें तो पूरी दिन भर हम उनकी गुणगान करते रहे। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा सानी साहब। मैं तो शुरू में इनका चेहरा में बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, मैं पहचान नहीं पा रहा था शुरू में, माफ कीजिएगा। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है, और भविष्य में भी हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन एक बात और है, पहले मुझे याद है डॉक्टर के जी सक्सेना के वक्त या जुगल किशोर जी के वक्त, और बाद में और भी लोगों का, कि समय समय पर सरकार को अपनी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन देते थे इसके विकास के लिए, क्योंकि सरकार को भी सपना तो आती नहीं है, कोई उसको एडवाइस देगा कहाँ पे क्या हो रहा है, ना हो रहा है, क्या होना चाहिए। पूरी दुनिया में होम्योपैथी का विकास हो रहा है, और उसका जनक जो हिंदुस्तान ही है। तो इन सारी बातों को लेकर उन्हें और भी प्रोत्साहित करने का, खास करके नौकरी की व्यवस्था जो और स्टेट में, आपका सबसे ज्यादा कॉलेज तो महाराष्ट्र में है, और वहीं एम्प्लॉयमेंट का कोई चांसेस नहीं है। तो इन बातों को लेकर ग्रेजुअली ग्रेजुअली इनको बढ़ाना बहुत जरूरी है। जरूर जरूर कोशिश करेंगे सर, बिल्कुल। हाँ हाँ। और जरूर समय कोशिश समय पर हम करेंगे। लोग मिले भी। जी हाँ सर। नहीं, सर अभी मिलना भी है। अभी 26, 27, 28 को कलकत्ता में हमारी हुमायूं का गोल्डन जुबली प्रोग्राम है। आप आएंगे ना सर वहाँ? देखिए, आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। एक्चुअली जरूर मैं आना है सर, उसका कोई आपको भी आना कोऑर्डिनेटर है नहीं सर। हूँ, लेकिन नहीं, बताऊंगा मैं श्यामल जी को कि भाई सर को बुलाइए, और हम हमारे पुराने मेंबर को भी एक मीटिंग कर लीजिए वहाँ। एस एम हाँ, देखिए साहनी सर। डॉक्टर यस भंसा सर। हाँ साहब, यस सर। मैं शुरू से हमारी के मेंबर था, लेकिन जब हाँ। दिल्ली में आया तो हम्म ये डॉक्टर के जी सक्सेना का रिप्रेजेंटेशन बहुत आता था दुनिया भर का। वो समझते हम्म थे कि ये हमारी का मेंबर है, हम दिल्ली यूनिट के उसके प्रेसिडेंट भी थे। तो कभी कभी उनको लगता था कि शायद ये फेवर तो नहीं कर रहा है, तो मुझे वहां हम्म से गुमनाम होना पड़ा। अदरवाइज हम्म बिहार में भी, बिहार के यूनिट में भी, मुजफ्फरपुर में आरबीटीएस में मैं उसका हम्म एक हम्म यूनिट चलाता था, दिल्ली में भी हम्म चलाता था। लेकिन जानते हैं, जब सरकारी नौकरी में है तो आपके साथ बहुत हम्म सी हम्म रेस्ट्रिक्शन होती है। तो हम्म इस सब के ख्याल से थोड़ा सा ऐसा हो गया। अदरवाइज हमारी तो
शुरू से ही यही एक ऐसी व्यवस्था है और आज भी है कि लोग हम तारीफ करते कहानी हैं। सर को बोलेंगे कोई मीटिंग बुलाइए पास मेंबर की वहाँ। जी सर, मैं बात करता हूँ सर हम श्याम भी लाल आ से। रहा हूँ 26 को, एक आधे घंटे बैठेंगे कहीं। ये सर मैं बात हाँ करता हाँ हूँ। जरूर हाँ। जरूर। अच्छा सर ठीक है। एक चीज को मैं कहना चाहूँगा। मैं अपना एक यादगार पेश करता हूँ। मैं डॉक्टर एसपी सिंह सर के साथ में एक इंस्पेक्शन में हम लोग दोनों को ही साथ गए थे। और तो इन्होंने पूरा इनके जो इंस्पेक्शन करने का तरीका मैंने जो देखा इतना पर्टिकुलर और मुझसे बहुत ज्यादा सीखने को मुझे मिला। और जब रिपोर्ट तैयार करने की बात हुई तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम बनाओ रिपोर्ट। मैं बोला कि सर आपके सामने में मैं कैसे बनाऊंगा, आपको बनाना है। लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि आप बनाओ, तो मैंने बनाया। उसके बाद में इन्होंने उसको थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया। लेकिन मैं ये घटना जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीख बन गया कि डॉक्टर एसपी सिंह का जैसा अनुभवी खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में शुरू से रहे और इनके साथ में मुझे जो समय मैंने व्यतीत किया और कभी कभी पटना भी आते रहते हैं और पटना आने पर भी मैं इनके साथ में कुछ समय देता हूँ। तो ये काफी अच्छा रहा। इधर बहुत दिन से ये पटना अभी नहीं आए हैं। पता नहीं पटना से रूठ गए हैं या नहीं नहीं, जी सर। अब कलकत्ता में बुलाइए, ये सब तो पटना वाले वहीं आएंगे। हाँ ये तो सानी साहब आपका, भस्मी साहब का, डॉक्टर रामजी सिंह साहब का, इन लोगों का प्यार है। हम कहीं भी रहे एक ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप मेरे लिए इतना उद्गार प्रकट किए हैं, मैं धन्यवाद आपको देता हूँ। सर अभी कुछ और सवाल किसी के पास में है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ ऐसे कोई सवाल तो नहीं है और किन्हीं को कुछ कहना हो तो आप मैसेज लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में पहले टाइप कीजिए, उसके बाद में हम लोग उसको राम प्रवेश के तरह राम प्रवेश शाह का एक मैसेज है। जी जड़ के साथ मिट्टी, हवा, सूरज, रोशनी और पानी दिया जाता है, तब फल भी मिलता है। सर प्रणाम, आप लोग सही बताए। ये तो सही बात है। मिट्टी और जड़ जो बीज बोने का काम जो है तो जी ये हाँ जी हाँ, पुराना बहुत जो बहुत बहुत काउंसिल है बीज बोने का काम जो है तो पुराना सेंट्रल काउंसिल ने किया है। और आज उस पर जी हाँ जी। ये पूरा जो उसको डॉक्टर एसपी सिंह का कंट्रीब्यूशन, डॉक्टर एसपीएस बख्शी का, डॉक्टर भास्मेर सर का, डॉक्टर रामजी सिंह सर का, ये सारे काफी मैंने हम लोग लगता है कि हम लोग जब मीटिंग में आते थे तो लगता नहीं था कि हम लोग मीटिंग में बैठे हैं। एक पारिवारिक बैठक के जैसा लगता था। सीसीएच के मीटिंग में हम लोग काफी समय तक बैठते थे दिन भर, और दिन भर का समय कैसे बीत जाता था, कैसे समय कट जाता था, ये पता नहीं चलता था। क्योंकि ऐसा कोई नहीं लगता था कि हम लोग कोई ऑफिशियल मीटिंग में बैठे हैं। और इतना अच्छा से वातावरण रहता था जिसमें कि कुछ नोक झोंक भी होता था, कुछ खींचातानी भी होता था। तो ये पारिवारिक माहौल जो है सो हम लोगों ने साझा किया है और वहाँ पर से कुछ सीखा है। ये हम लोग के जिंदगी का एक धरोहर है और यह धरोहर जो है सो हम लोगों के लिए हमेशा याद दिलाते रहेगा। और इसलिए जब मैं इस फोरम को में से साथ किया, हम लोग अब 5 जनवरी को हम लोग का ये 1000 मीटिंग हो जाएगा। 5 जनवरी को कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1000 मीटिंग कंटिन्यूअस, और किसी भी दिन छुट्टी का दिन कोई हम लोग के पास नहीं होता है। दीपावली हो, दशहरा हो, एक्समस हो, सभी दिन ये कंटिन्यूअस 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हिंदी में, 8:30 से 9:30 बजे तक अंग्रेजी में। इसके तुरंत बाद में अभी अंग्रेजी में ये बैठक शुरू होगा और 9:30 से 10:30 बजे तक ये मलयालम में होगा। तो 3 भाषा में हम लोगों ने इसको चला रहे हैं और पिछले 5 साल से ये लगातार हो रहा है। और हिंदी का जो है तो हम लोग का 1000वां सेशन पूरा होने जा रहा है। तो इस मौके पर हम लोगों के लिए मैंने सोचा कि हम लोग कुछ इस मीटिंग को कुछ एजुकेशनल के साथ साथ में इंफॉर्मेटिव भी बनाया जाए। और पुराने स्टैलवर्ड्स जितने हैं उनको मैं इसमें हमेशा आमंत्रित करके हम लोग इसको एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहता हूँ और जिसके माध्यम से सभी लोगों को होम्योपैथी के विषय में और हम लोग का जो फोरम है IFPH इंटरनेशनल फोरम, इस फोरम के जो डेली मीटिंग के रिकॉर्डिंग जो है सो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध होगा हम लोग के YouTube चैनल पर, जहाँ की हमको लगता है कि 5000 से ज़्यादा
वीडियो वहाँ पर है जो कि निरंतर लोग वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं। और उस देखने के क्रम में मैं देखता हूँ कि कभी जैसे आज का मीटिंग हुआ तो देखेंगे तो 2-3 दिन के अंदर में देखिएगा हजारों लोग इस मीटिंग को देखे। तो इसके प्रति जागरूकता है। और यही नहीं, हम खाली भारतवर्ष में ही नहीं है, हमारे साथ में अभी जो चूंकि ये हिंदी सेशन है, इसमें इंडियन कॉन्टिनेंट के और हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के लोग हैं। इसके बाद में आते हैं अंग्रेजी सेशन जो शुरू होता है, तो उसमें इंटरनेशनल लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये इंटरनेशनल और नेशनल का मिला जुला रूप है। और हम लोग अभी कोचीन में हम लोगों ने एक ऑफलाइन मीटिंग किया था 1 दिन का, और फिर हम लोग बेंगलोर में करने जा रहे हैं ऑफलाइन मीटिंग, जो इसके उपलब्धियां हैं। तो ये एक चीज है। डॉक्टर हरि नारायण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर हरि नारायण जी, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया होम्योपैथिक कॉलेज एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब एंड आर ऑल्सो वेरी पुअर। एंड डॉक्टर हरि नारायण जी, आप तो खुद नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो आप वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको भी आप कहिए, उन लोगों को, और इधर से भी जोड़ दिया जाएगा। और हुमाई आपका जो फोरम है हम लोग का हुमाई का नॉर्थ ईस्ट में, उन लोग के संदर्भ में उन लोग से मिलिए। और अगर कलकत्ता आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, कलकत्ता में भी हम लोग इसको करेंगे। मैं डॉक्टर SP सिंह सर को भी कलकत्ता के लिए अपने अध्यक्ष डॉक्टर श्यामल मुखर्जी से निवेदन करता हूँ कि उन सर को आमंत्रित करें। एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या होम्योपैथी में ऑप्थेमोलॉजी की पढ़ाई CCH का प्लान है क्या? सर, इसका जवाब आप देंगे सर, डॉक्टर SP सिंह सर। देखिए, मुझे जो ये नई काउंसिल बनी है उसके कार्य प्रणाली के बारे में या वो क्या कर रहे हैं, मुझे कोई विशेष इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल अभी न्यूट्रल हूँ। लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजी का तो स्कोप होम्योपैथी में, अगर आप बोरिक मटेरिया मेडिका का रेपर्टरी देखें तो सबसे ज्यादा रूब्रिक्स जो है आई ट्रबल्स के विषय में ही दिया हुआ है। और बहुत से ऐसे डिजीज हैं जिसका ऑपरेशन संभव नहीं है, उसका इलाज आज होम्योपैथी मेडिसिन से ही संभव हो सकती है। तो मैं इसमें विशेष रूप से सरकारी तौर से तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उसके बारे में सरकारी तंत्र का क्या विचार है। लेकिन मेरा थोड़ा सा संबंध सेंट्रल काउंसिल और रिसर्च काउंसिल से है, तो उसमें हम लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं कि इसको भी प्रायोरिटी दें। और बहुत से लोग जो गांव में है, छोटे शहरों में है, उनका शहर तक जाना या ऑपरेशन कराना नामुमकिन है। तो जितना मदद दे सकते हैं होम्योपैथी से दे सकते हैं। और होम्योपैथी में काफी ऐसे मेडिसिन है जो बहुत से कंडीशंस को आराम दिया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने बताया सर। और ऑप्थेमोलॉजी की पढ़ाई के विषय में तो अभी तत्काल कोई भी प्रावधान शायद NCH के पास भी नहीं है, लेकिन अभी कुछ निकट भविष्य में इन्होंने 1-2 सब्जेक्ट पर नया MD कोर्स भी चालू किया है NCH ने। और मुझे उम्मीद है कि इस पर आप लोग अगर एक रिप्रेजेंटेशन से दिया जाए तो इस पर शायद सोचा जाएगा। लेकिन अभी तत्काल 7 सब्जेक्ट में है और 2 सब्जेक्ट की और मान्यता मिली है, तो 7-8 ये 9 सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये भी बहुत हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का जो होम्योपैथिक एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन जो है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम लोग पहले डिप्लोमा से डिग्री हुए, डिग्री से पोस्ट ग्रेजुएशन हुए, और अब PhD की ओर जा रहे हैं। तो ये एक लंबी यात्रा है, और लंबी यात्रा में हम लोग उसमें समय के साथ में सभी कुछ आएगा। लेकिन जहाँ तक हम लोग ये देख रहे हैं, मैं अपने उम्र की बात कर रहा हूँ। मैं अभी 74 ईयर्स का हूँ, और अपने उम्र में, जब अपने समय से और अभी के समय में लगता है कि पीछे का जो होम्योपैथी था वह कितना एक आदिम युग का था, और आज का जो है होम्योपैथी एक नया स्वरूप ले चुका है, और काफ़ी अच्छा हम लोगों का ये समय बीत रहा है। तो बहुत अच्छी यादें हैं। और डॉक्टर SP सिंह सर के साथ में, डॉक्टर भासमे साहब सर के साथ में हम लोगों को बहुत सारी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गया। और हम इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ
धन्यवाद देना चाहूँगा अपने हृदय से डॉक्टर एसपी सिंह सर को। और सर आप पटना फिर आइए। और डॉक्टर भास्मे सर आप तो आते रहते हैं, कभी कभी इधर आप नहीं आए हैं, लेकिन जरूर से आइए सर यहाँ पर। और मैं भी कोशिश करूँगा, मैं दिल्ली कलकत्ता तो आ रहा हूँ, कलकत्ता में सब लोग फिर मिलते हैं। और इसके साथ में आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है। मैं सभी पुनः अपने आमंत्रित गेस्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर एसपी सिंह सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और डॉक्टर भास्मे सर, आप तबीयत खराब होने के बाद भी आप यहाँ पर आए, तो मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। हम लोग उन ऑडियंस को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने क्वेश्चंस किए और इसको ध्यान से सुना। तो हम लोग नाउ द मीटिंग इज एंडेड एंड थैंक यू सर। session is Thank you. handed धन्यवाद। session is handed over to Dr. Bindu Raj for the English session. Dr. Bindu Raj, you can start your session now. Thank you, Doctor. ये बंद, सॉरी, बंद कर दो।